तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे मॉक नंबर 3। देखो, आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है, ठीक है। और ये है कि बस अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए, बाकी टाइम निकाल के इस मॉक को जरूर देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि आपकी जो ये 40 क्वेश्चंस में जो 35 क्वेश्चंस में करा रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ना। टेक्निकल तो आप बहुत अच्छे हो, आप टेक्निकली बहुत साउंडेड आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका नॉन टेक्निकल है। और अगर भी आप, मैं कहता हूँ कि 400 सीट है, 400 सीट में इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन लेना भी ये है कि जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे, जितना आप ज्यादा स्कोर करोगे, उतना ही आप क्लोज होगे अपनी सक्सेस पे। तो इसलिए ये है कि पूरी तरीके से सारी चीजें देखकर बिल्कुल प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड ही हमारा आज ये आपका टेस्ट बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो ये फर्स्ट है, वहां पे हमें क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, बार चार्ट दे रखा है डिफरेंट कार्स का जो प्रोडक्शन हो रही है, और कंपनीज है यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड 3 साल का, ठीक है, 3 ईयर में, मतलब अलग अलग डिफरेंट है। और कंपनी यहाँ पे कितनी है, तीन, एक एक्स कंपनी है, एक कंपनी है, और एक क्या है, जेड कंपनी है, ठीक है। प्रोडक्शन दे रखा है। अब आपसे बोला हुआ है इन वन ऑफ द ईयर्स द परसेंटेज इंक्रीज in production of car was minimum as compared to its previous year. What was the minimum percentage? मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, और कह सकता हूँ ये कैलकुलेटिव काइंड का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी वो सारी चीजें चेक कर लेगा जो उसको चेक करनी है एग्जामिनर को। देखो, 2014 से लेके 2015 में जाऊंगा तो देखूंगा कितना परसेंटेज में चेंज आया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 2014 में देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो तीनों यूनिट लगी है, एक्स, वाई और जेड, इन तीनों यूनिट से प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो अगर मैं 2014 की बात करता हूं, तो 2014 में देखोगे आप कि जो ये एक्स कंपनी है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, 300। वाई कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है, 200। और जो हमारे पास जेड कंपनी है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, 500। तो यहां से हमारे पास कितना निकल के आ गया, जीरो जीरो, और ये कितना आ गया मेरे पास, 7 और 10, 1000 ये निकल के आ गया। अब मैं अगर 2015 की बात करता हूं, 2015 की, तो 2015 में आप देखोगे तो जो ये एक्स कंपनी है ये कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये 400 प्रोड्यूस कर रही है, 400, ठीक है। वाई कंपनी 2015 में कितना कर रही है, 300। और जेड कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है 2015 में, आप देखोगे यहां से, तो ये 500 पे जा रहा है, 500। तो यहां से हमारे पास टोटल करेंगे तो कितना आएगा अभी, 5 और 12, 1200। अब एक काम करते हैं, हमें देखना है परसेंटेज निकालना है। तो देखो, रेशियो बहुत अच्छा मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हैं। हालांकि आप डिफरेंस करके डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, रेशियो कर लेता हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये मेरा 2 5 जा, और ये 2 6 जा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6:5 आ रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें देखना है, क्या हमें देखना था कि परसेंटेज कंपैरिजन करना है और इंक्रीज की वैल्यू देखनी थी, ठीक है, यही तो हमें देखना था। सॉरी, मैंने रेशियो क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया है, तो आप इसको रेशियो को करेक्ट कर लीजिए। तो ये 5:6 है, मैंने 6:5 कर दिया था, ठीक है, तभी क्या हो रहा था। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5:6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब 2014 से 2015 में जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक वैल्यू बढ़ रही है। और चेक किस पर करते हैं, जो पुरानी वैल्यू है, आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 100 करोगे, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 20%। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है जब आप 2015 से 2016 में जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने एक तो ये देख लिया कि भाई 2014 से 2015 में जाएंगे तो 20% का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ से पूछा है मिनिमम परसेंटेज, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है 2015 से 16 का चेक करने का। तो 2016 को हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2016 की हम लोग बात करते हैं। तो 2016, 2016 में आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये हमारे पास कितना है, 500 प्लस, ये कितना है हमारे पास, 400 प्लस, और ये कितना है हमारे पास, 600। कितना है, 600। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 1500 हो गया।
ठीक है। और 2015 में हमारे पास कितना था, 2015 में देखो 2015 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2016 का रेशियो। 2015 में हमने अभी देखा था कितना निकल के आया था 1200, और 16 में कितना निकल के आया 1500। दो जीरो उड़ गए, ये 3 से जाएगा 4 टाइम्स, 3 से जाएगा 5 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन किस पर देखेंगे, पुरानी वाली पे 4 पे। मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 25% आ जाएगा। मैं आपको इजी से इजी कैलकुलेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2016 का भी चेक कर लिया। अब 17 पे आते हैं। 2017 में देखते हैं कि टोटल कितना प्रोडक्शन किया इन तीनों ने। तो ये x है, तो ये x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 600, प्लस y की वैल्यू कहाँ पे, ये रही, और ये कितना है 500 है, प्लस z की वैल्यू यहाँ पे रहे, और ये कितनी है यहाँ पे, ये है 700। तो ये मेरे पास कितना जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 7 और 6 13 और 18 1800। तो अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे 2016 यहाँ पे लिखता हूँ, 2017 यहाँ पे लिखता हूँ। तो 16 में कितना है 1800 है प्रोडक्शन, नहीं 16 में हमारे पास कितना है 1500 है। तो 16 में हमारे पास कितना है 1500 प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1500, और 17 में हो रहा है 1800। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 5 टाइम जाएगा, और 3 से 6 टाइम जाएगा। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ ओवर 5 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 20%। तो यहाँ पे भी क्या निकल के आया आपका 20% निकल के आया। अब हमारे पास एक और रह गया है कंपैरिजन के लिए, 2018। तो 2018 की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। 18 में देखो भी कितना है, x का हमारे पास कितना है 700, प्लस y का कितना है यहाँ पे, ये रहा y। तो y हमारे पास कितना है यहाँ पे 500, 500, प्लस z कितना है हम लोगों के पास में, z है यहाँ पे 800। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 7 15 2000। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 2017 और 2018। 17 की बात करेंगे तो 1800 था, 18 की बात करेंगे तो 2000 था। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब ये किससे काट सकते हैं हम लोग, ये आप 2 से सोच लीजिए, 2 से 9 बार जाएगा, 2 से 10 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 की वैल्यू एक बढ़ रही है किस पर, 9 पर इंटू 100। और ये वैल्यू कितनी होती है, आप फ्रैक्शन वैल्यू इसकी जानते हो, 11 होल 1/9%। तो आप मुझे बताओ कि जब हमने 2014 से 15 का रेशियो देखा था, तो हम लोगों के पास कितना निकल के आया था, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट निकल के आया था वो भी हमारा 20% निकल के आया था। ठीक है, तो सबसे कम देखना था, सबसे कम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 2017 और 18 का रेशियो। मतलब जब यहाँ पे प्रोडक्शन 2017 से 18 की तरफ मूव करेगा, तब हमें क्या होगा, सबसे कम प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है 11 होल 1/9। तो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हालांकि हम एग्जाम में इसको बहुत फास्टली डील करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक एक स्टेप लेके चले। और परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसका रेशियो ले लो, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत बच जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे होगे कि सर ये 59 और 31 की तो वैल्यू हम लोगों ने याद नहीं करी। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब आप लोगों ने 10th और 11th क्लास में आए होगे, तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी क्या होता था। तो आप कहोगे सर ये तो हमें याद है, बोलोगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो बोलोगे आप हमसे, बिल्कुल यही बोलोगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता कि आप मुझे बताओ कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या याद किया था आपने, तो आप कहोगे सर ये भी याद है, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, यही तो बोलोगे। कॉस में क्या होता था, माइनस आता था और ये साथ में होते थे।
बस अगर आपको ये चीज याद है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ए को बना लो यहाँ पे 59 डिग्री और बी को बना लो आप कितना यहाँ पे 31 डिग्री। बस। और कौन से वाले केस की बात कर रहे हैं, ये आपके पास है, ये फर्स्ट वाला जो केस है ये वाला केस है। और नीचे वाला ये वाला केस के लिए ए बना लो आप 20 डिग्री और बी बना लो आप 25 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए हम लोग लिख लेते हैं साइन, ये कितना हो जाएगा 59 प्लस का 31 और नीचे क्या लगा था, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, डिवाइड करोगे कॉस, ये क्या बन गया ए प्लस बी, तो 20 प्लस 25। अब आपको ये करना है, इसको ऐड करना है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 45। और ये कितना हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया 1/√2, मतलब कितना आ गया √2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा √2, जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। अगर साइन ए माइनस बी पूछता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी होगा तो बीच में प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ये भी आपका एप्लीकेशन है परसेंटेज का। अब देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 20% इज 45, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस। अब देखो ये बहुत सिंपल सा है, ये जो 45 दिया इसका तो कोई रोल भी नहीं आने वाला है। देखो सपोज करो कि आप कोई आर्टिकल खरीदते हो, ठीक है, आपने एक आर्टिकल खरीदा जो 100 रुपए का आपको पड़ रहा था। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस आपके पास होता है, अगर आप जो भी कॉस्ट प्राइस होता है, अगर आप इसको प्रॉफिट में खरीदते हो तो प्रॉफिट में आप क्या लिखते थे 100 प्लस पी परसेंट, ये लिखते थे। अगर आपको नुकसान होता तो आप क्या लिखते थे, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस एल परसेंट, जहां पे एल क्या शो कर रहा है लॉस परसेंट और पी क्या है प्रॉफिट परसेंट, ऐसे लिखते थे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट वाला केस है, मतलब ये वाला केस है। तो कोई उसकी कॉस्ट प्राइस है, सपोज करो भी किसी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, वो 100 रुपए मैंने मान ली। ठीक है, आपने एज्यूम कर ली, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में 100 को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो सीपी अगर हम लोग बात करेंगे भी सेलिंग प्राइस 1 की, तो वो कितना आएगा, वो आएगा भी 100 रुपए की चीज है, आपको कितने का फायदा हुआ है 15 का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस 15 कितना हो गया 115%। अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस 2 की, तो कहोगे कि सर 100 रुपए की चीज को हम लोगों ने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया, तो भाई यहाँ पे क्या करोगे आप 20 पुट कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 120%। अब यही तो पूछा है कि आपको रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो देखो 100 से 100 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना रह गया 115 और 120। तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटते हैं, तो 5 टू जा और 5 थ्री जा, 5 टू जा और 5 फोर जा, तो हमारे पास ये रेशियो कितना निकल के आया 23:24। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, यही आपसे पूछा था रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा 23:24। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें और एड ऑन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे चीज को एक ऐड करने की आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन में। सपोज करो वो आपसे पूछता है कि भाई आप सीपी बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रखी थी एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज 45, इनका डिफरेंस। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे एक का आ रहा है, कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। और ये 1 का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है आपको क्वेश्चन में 45 रुपीज के बराबर दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है 100 की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4500 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आपसे पूछता कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तो जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 4500 थी। तो ये कुछ एडिशनल बात है जो मैंने आपको समझा दी कि क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ सकता है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास ए बी सी एंड डी। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं।
द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1800। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक टाउन है, उसकी यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 18,000। द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 70% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 40%। ठीक है, इफ द टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 2700 then what were the initial number of females in the town। तो यहाँ पे आपके पास देखो दो तरीके हैं करने के, एक तो कन्वेंशनल अप्रोच है और एक आपके पास का एक नॉर्मल मेथड भी है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखो पहले जो टाउन की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 18,000 थी। अब वो कितनी हो चुकी है बढ़कर, वो 27,000 हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले जो मेल थे वो मेल भी आपके 70% से बढ़ गए हैं और जो फीमेल थी वो भी आपकी क्या हो गई, 40% से बढ़ गई हैं, इंक्रीज कर गई हैं। तो मैं देखूं यहाँ पे तो ये वास्तव में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, भाई ये वैल्यू कितनी आपके पास बड़ी होगी। तो आप कहोगे कि सर ये जो बड़ा है हमारे पास वो कितना बढ़ गया होगा, 17 मतलब 9। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 9,000 पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज कर गई है। क्या कर गई है, 9,000 आपकी इंक्रीज कर गई है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। चलिए अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप समझ पाए तो। देखो टोटल पॉपुलेशन टाउन की कितनी थी, 18,000 थी। अब इसमें क्या है, दो ही लोग हैं रहने वाले, एक है यहाँ पे मेल और एक है यहाँ पे फीमेल है। तो फीमेल कितनी बढ़ी है, वो है 40% के अकॉर्डिंग बढ़ी है। मेल कितने बड़े हैं, 70%। आप 70 को 40 प्लस 30 करके लिख सकते हो, कोई इशू तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूं 30% प्लस 40%। ठीक है, अभी बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं। मैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ मुझे इतना बता दो कि अगर जो ये पॉपुलेशन है टाउन की, ये सिर्फ और सिर्फ 40% अगर इंक्रीज करती तो ये कितने बढ़ जाते। तो आप कहोगे कि सर 40%, अगर ये खाली 40% इंक्रीज करता तो 40% ऑफ किसका, यहाँ पे जो ये मेल और फीमेल है ये कितना हो जाता, 40% ऑफ जो टोटल है आपके पास 18,000। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बढ़ जाती, तो देखो ये बढ़ जाती हमारे पास, अब जीरो जीरो कट जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ठीक है, 1000। तो ये जीरो से जीरो उड़ा दो यहाँ पे, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 7200। अगर आपके पास खाली पॉपुलेशन 40% से इंक्रीज होती तो आपकी इतनी बढ़ती, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे 9,000 का हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग नहीं बढ़ पाए, तो वो देखते हैं कि क्या नहीं बढ़ा। तो आप अगर इनका डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8 हो जाएगा, 1800। मतलब 1800 लोग अभी भी नहीं बढ़ पाए। अब वो क्यों नहीं बढ़ पाए, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये है कि हमने 30% किसको छोड़ दिया, मेल को छोड़ दिया। तो ये जो 1800 आपको शो हो रहा है ये क्या है, 30% ऑफ मेल। ठीक है, तो ये m की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो 1800 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, देखो जीरो से जीरो कट गया आपके पास और ये कटा हमारे पास 60 टाइम्स। तो मेल कितने हैं इस टाउन में, वो हैं आपके 6,000। अगर 6,000 इस टाउन में मेल है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1800 है, तो फीमेल कितनी बची भाई, अगर मेल आपके पास 6,000 आ गए तो मतलब फीमेल कितनी बची, 12,000। तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ से, ऑप्शन डी, दैट इज 12,000। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर एक सॉल्यूशन है जो बहुत ही टाइम सेविंग है और बिल्कुल आराम से आपको कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपका एक ही रूल फॉलो होता है, वो होता है बॉड मास का। किसका होता है, बॉड मास का। ठीक है, चलिए देखते हैं 13/11। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। डिवाइड है नहीं यहाँ पे,
तो एक काम करते हैं, इसको 13/11 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 14/5, फिर ये है प्लस। तो इससे कुछ कट रहा है, इससे तो कुछ कट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब पूरी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उसका भी एक रीजन है, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज यहाँ पे नजर आने लग गई है, वो ये आने लगी कि 13/11 सब में क्या है, कॉमन नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं 13/11, और देखो सबके साथ ये मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, और बीच में प्लस है। तो मैं माइनस का यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो सबसे जब माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो ये अंदर क्या बचेगा, 14/5। इसका बचेगा, अंदर बचेगा प्लस का 7/5, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का 34/5। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसका पूरे का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 13/11 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो 14 में आप 34 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 48, और 48 में आप 7 जोड़ोगे, तो 48 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 55। तो ये 5 से 11 टाइम्स चला जाएगा, और ये हमारे पास इससे चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा, माइनस का 13। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वेशन पे भी बेस्ड था। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। रमाकांत साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर रमाकांत साइकिल से चलता है तो जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एंड वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, और अगर वो क्या करता है, वो पैदल चलता है, क्या चलता है, पैदल चलता है, तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर की। Then Ramakant takes 8 hours to cover a distance of 45 किलोमीटर। तो क्या होता है, जो रमाकांत को जो समय लगता है, अगर वो ऐसे चलता है तो टोटल समय उसको 8 घंटे का लगता है, कौन सी डिस्टेंस को कवर करने में, 45 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ दीज किलोमीटर्स वर कवर्ड बाय साइकिल, तो आपको बताना है कि साइकिल से कितना किलोमीटर वो चला होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भी जो साइकिल से वो चला, जो साइकिल से चलने का उसका जो टाइम था वो सपोज करो टी घंटे थे, टी आर थे। ठीक है, टी से चल रहा था, तो अगर साइकिल से वो टी घंटे चल रहा है और टोटल 8 घंटे ले रहा है, इसका मतलब ये है कि पैदल कितना चला होगा, जो रिमेनिंग आवर्स रहे होंगे। तो पैदल कितना चला होगा, टोटल 8 आवर्स में से हमने क्या कर दिए, टी निकाल दिए, तो हमारे पास क्या निकल गया, वॉकिंग वाला टाइम निकल गया। ठीक है, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जो स्पीड इनटू टाइम होता है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस यहाँ पे दो तरीके से चला है, एक डिस्टेंस तो वो साइकिल से कवर करता है और एक डिस्टेंस वो पैदल करके चलता है, तब जाके वो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी कर पाता है। तो फॉर्मूला यही लगेगा आपका, साइकिल से क्या है स्पीड है इसकी, साइकिल से स्पीड है 10 की। अच्छा, उसका टाइम कितना लिया था उसने, टी आवर्स लिए थे, प्लस अब आप देखो कि वॉकिंग जब चल रहा है तो 3 की स्पीड है और कितना टाइम ले रहा है, 8 माइनस टी ले रहा है, और ये किसके बराबर हो गया, 45 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, इसको ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये 24 हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 7t हो गया, और ये इधर जाएगा तो ये 21 बनेगा। मतलब यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3r। तो अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था साइकिल से, और साइकिल हमने क्या माना था, t। तो इस क्वेश्चन का हाउ मेनी ऑफ दीज किलोमीटर्स वर कवर बाई दिस। अच्छा, तो हमने हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास तो ये क्या निकल के आ गया, अभी टाइम निकल के आ गया। ठीक है, अब हमसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी थी, 10 की थी, और टाइम कितना है, 3 का है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन मेरे को दिख रहा है सी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये रहा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 8750 is to be distributed to 3 persons P, Q and R। 3 पर्सन है, एक पर्सन P है, एक पर्सन Q है, एक पर्सन R है। इसमें क्या है, इतने रुपए हमें बांटने हैं। बांटने हैं मतलब ठीक है, चलो समझ में आता है। Q रिसीव 1/4 ऑफ, जो Q को पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1/4 ऑफ what P and R रिसीव टुगेदर। जो P और R को इकट्ठा मिल रहा है उतना किसको मिल रहा है, Q को मिल रहा है, पहली बात। ठीक है, एंड P रिसीव, और जो P को मिल रहा है, P को कितना मिल रहा है, P को मिल रहा है 2/5 ऑफ व्हाट Q एंड R रिसीव। अच्छा, चलो ये बात भी समझ में आ रही है। देन P रिसीव द अमाउंट, तो यहां से पूछा है P का क्या अमाउंट होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहां से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, दो इक्वेशन मुझे नजर आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो P का हमसे अमाउंट पूछा है, तो पहला तो ये है कि Q हमारे पास ये है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रेशियो मिल रहा है, यहाँ से हमें रेशियो मिल रहा है Q अपॉन P प्लस R की वैल्यू 1/4 मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल रही है, यहाँ से P अपॉन Q प्लस R की जो वैल्यू मिल रही है वो 2/5 मिल रही है। ये बात हमें समझ में आ रही है। अब एक बात आप सोचो, यहाँ पे काउंट करो, 1 और 4 कितना है, 5। 1 और 4 कितना है, 5। और यहाँ पे कितना है, 2 और 5 कितना है, यहाँ पे है 7। यहाँ पे है 7। अब हम एक काम करते हैं, ये दोनों बराबर बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मतलब ये टोटल होना चाहिए था हमारे पास 35। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, Q प्लस R है। अगर यहाँ पे P2 है तो उस केस में Q प्लस R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है। चलो ये बात हमें समझ में आ रही है। चलो एक चीज और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन का यूज करे बिना भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आंसर हमारा निकल जाए। हालांकि तो यहाँ पे आपके पास साफ साफ दिख रहा है क्या, कि जो पैसा है ये तीनों में बराबर बटा है, मतलब इतने रुपए बटे हुए हैं, P प्लस Q प्लस R। ये कितना दे रखा है, ये 8750 दे रखा है। दे रखा नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब आप देखो कि यहाँ पे Q प्लस R की वैल्यू क्या है, Q प्लस R की वैल्यू अगर 5 है तो उस केस में P की वैल्यू कितनी है, 2 है। P की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ, तो P की वैल्यू 2x हो जाएगी, इन दोनों की मिला के 5x हो जाएगी, और ये कितना हो गया, 8750। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से 7x बराबर 8750, या हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और यहाँ से x निकालते हैं, तो x हमारे पास निकलेगा 8750 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 17 बचा, 2 जा 14, फिर कितना बचा हमारे पास 35। तो ये, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। तो आपसे क्या पूछा है, p, और p कितना है यहाँ पे 2x है, तो हमें क्या निकालनी है, 2 इंटू 1250। तो 125 का जो डबल होता है वो कितना होता है, 250 होता है। मतलब यहाँ पे आंसर कितना जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2500 आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर आपने ये ऐसा किया, हम लोग इसमें भी तो कर सकते थे। देखो इस इक्वेशन का मैंने क्यों नहीं यूज किया, तो उसका जो मुझे रीजन यहाँ पे समझ में आया वो ये समझ में आया कि यहाँ पे क्यों निकल जाएगा अकेला, क्योंकि यहाँ पे x लूंगा, यहाँ भी x लूंगा, लेकिन p प्लस r फिर जोड़े में निकलेगा। तो एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे p मुझे अकेला दिख रहा है तो मैं इसको यूज करता। अगर आपसे पूछता कि क्यों नहीं कितना मिल रहा है, तब मैं क्यू के लिए करता इस वाले रेशियो का उपयोग करता। बात समझ में आ रही है, तो अगर क्यू का पूछता तो मैं इसका उपयोग करता। ठीक है, बिना उसके उपयोग करे भी हमारा काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ए कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 8 डेज। देखो एक पर्सन ए है जो 8 दिन में एक वर्क को खत्म करता है।
बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 12 डेज। जो बी है वो क्या करता है, वो 12 दिन में खत्म करता है। सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। और जो सी है वो क्या करता है, 16 दिन में कंप्लीट करता है। डी के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है, लेकिन ये बोला गया है कि अगर ये चारों डी भी मिल जाए तो 3 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर उनको इतने रुपए मिलते हैं तो कितना डी को मिलता है। चलो अब एक बात बताओ, मुझे बताओ पहले इनका एलसीएम क्या होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्क की वैल्यू नहीं पता। तो एक इमेजिनरी वर्क मान लेते हैं, जो वर्क होगा वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो वो एलसीएम कितना आएगा भी, 8, 12 और 16 का। ये कितना आएगा हमारे पास, देखो 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, चलेगा बिल्कुल। 12 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 3। और 16 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर मतलब 4 की पावर 2 हुआ, तो हमारे पास 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 गुणा 3 कितना हो गया, 48। 48 क्या है यहाँ पे, टोटल वर्क है। अगर 48 आपका क्या आ गया, अभी टोटल वर्क निकल के आ गया, तो मैंने बताया कि एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 48 डिवाइडेड बाई 8। तो 48 को जब आप इससे करोगे तो 6 आएगी। 48 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ पे, 4। और अगर मुझे निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ सी, तो 48 डिवाइडेड बाई 16 कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकालनी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एफिशिएंसी से ही होगा। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि डी की सहायता से क्या करते हैं, ये काम को 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो भाई आपके पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, 40 डेज, 8 डेज है। और होता क्या है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। जो टोटल वर्क होता है वो टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज। अब यहाँ पे आपको दिन दे रखे हैं, तो जब आपको दिन दे रखे हैं तो 48 डिवाइडेड बाई दिन, दिन कितने हैं, 3 दिन में खत्म कर लेते हैं चारों मिलके। तो यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ डी। तो चारों की एफिशिएंसी यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 16। कितना आ गया, 16। अब आपको ए बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी पता है, वो कितनी है यहाँ पे देखो, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, 13। तो 16 में से जब 13 घटाऊंगा तो यहाँ से आपके पास निकल जाएगी एफिशिएंसी ऑफ डी। और ये कितने निकल के आई, एफिशिएंसी ऑफ डी आपके पास 3 निकल के आ गए। ठीक है, अब क्या रह गई फिर बात, अब बात ये रह गई कि इनका पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था इनके एफिशिएंसी के रेशियो में। तो भी अगर ए को मिल रहे हैं कितने, 6 रुपए मिल रहे हैं, बी को कितने मिल रहे हैं, अगर 4 मिल रहे हैं, सी को कितने मिल रहे हैं, 3, तो डी को भी कितने मिल रहे हैं उस टाइम पे, 3। तो ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी ही तो है। अब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनके रेशियो पे होता है। अब कुछ कट नहीं रहा है, तो चलो अब इसको काउंट करते हैं। देखो 6 और 4 10, और 10 और 6 16। तो ये जो 16 की वैल्यू है, ठीक है, ये जो 16x है, ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में देखो कितना रुपए मिल रहा है, 12,000। और आपसे पूछा है 3x की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12,000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या होगा, हम इसको 4 से काटते हैं, 4 से 3 टाइम, 4 से 4 टाइम्स। तो ये ऊपर कितना बन गया, 9,000 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आप चाहें तो नीचे 25 ऊपर 25, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको 4 से सीधा काट ही लेते हैं। तो 4 से सबसे पहले 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 10, फिर कितनी बार जाएगा, फिर से 2 बार जाएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें डबल टू दिख रहा है, वो है ये, तो 2250। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2250 रुपीज किसको मिल रहे हैं, डी को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास इसी का। अगर बोला है कि टाइगर को कोड किया गया है इस तरीके से, मैरिट को कोड किया गया है इस तरीके से, तो फ्रोजन को किस तरीके से कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं TIGER, और यहाँ लिखा हुआ है QDFHS। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, MERIT, मैरिट, और इसको लिखा गया है SHQDL। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है।
अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये है 20 और ये है 17 माइनस का 3, लेकिन ये 9 है और ये क्या है डी, 9 मतलब 4, तो ये क्या हो रहा है माइनस में जा रहा है, फिर ये जी है, फिर एफ है, फिर ई है, एच है, फिर क्या है आर और एस है। तो यहाँ से कोई लॉजिक हमारा ऐसे न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर कभी इस तरीके से डायरेक्ट आपका लॉजिक नहीं बनता है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कोशिश करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला अल्फाबेट से और ये लास्ट वाला जो अल्फाबेट है इसका कोई रिलेशन है, डायगोनली चेंज करने की भी हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे इनका कलर ये। अब देखो एक बात आपको समझ में आ रही है कि क्या होता है पी क्यू आर एस टी, मतलब क्या है कि टी की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो एस की होती है 19, आई की कितनी होती है 9, इसकी होती है 7, इसकी होती है 5, इसकी होती है हमारे पास ठीक है 18। ठीक है, क्यू की कितनी होती है 17 और डी की होती है 5, एफ की होती है 6, इसकी होती है 8। अब आप देख रहे हो कि यहाँ से कुछ रिलेशन बन रहा था, कुछ रिलेशन बन रहा था, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो मुझे बस ये नजर आ रहा है कि ये प्लस का 3 होगा तो ये भी इसके साथ फॉलो होना चाहिए था। तो देखो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 13 इसकी है, इसकी कितनी है 19 है, इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 8 और इसकी कितनी है हमारे पास आर है, मतलब कितना हो गया 18, क्यू है हमारे पास 17। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे लिखा है आई, आई का मतलब है 9, डी का मतलब है 4 और टी का मतलब है 20 और इसका मतलब है एल का मतलब है 12। तो अगर आप सोच लो कि यहाँ पे 18 प्लस 1 होता तो यहाँ पे 20 प्लस 1 होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था। इसका मतलब ये ऐसे नहीं बन रहा है, तो डायगोनली चेंज करते हैं। देखो ये 19 लिखा है और ये 20 लिखा है, ठीक है। अच्छा ये 8 लिखा और ये 9 लिखा है, बढ़िया। ये देखो 12 लिखा है और ये 13 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 4 और ये 5, बहुत सही। फिर आप देखोगे ये क्या है एक बढ़ रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है एक, अच्छा ये सॉरी ये 4 था, ये 4 था और ये 5 हो रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ पे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से डायगोनली क्या हो रहे हैं अपोजिट में बढ़ रहे हैं। तो अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो वर्ड है एफ आर ओ जेड ई एन, ठीक है, तो लास्ट वर्ड क्या होगा जो इससे कम होगा भाई, एफ का मतलब 6 है, आर का मतलब है 18, ओ का मतलब है 15, जेड का मतलब है 26, ई का मतलब है 5, एन का मतलब है 14। तो भाई 5 वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 5 का मतलब क्या होता है ई होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या आएगा 17, 17 का मतलब क्यू होता है। फिर यहाँ क्या आएगा 14, 14 का मतलब एन होता है। फिर यहाँ क्या आएगा 25, 25 का मतलब वाई होता है। यहाँ क्या आएगा 4, 4 का मतलब कितना होता है, 4 का मतलब डी होता है। और यहाँ क्या आएगा 13 और 13 का मतलब क्या होता है एम होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा एम डी वाई एन क्यू ई, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्या है आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या है एक स्टेटमेंट दे रखी है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब ये तरीके से क्या है इसके कंक्लूजन दे रखे हैं आपको, एक स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन आपको दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा, ठीक है। स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस, चूज द कंक्लूजन दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। ऑल हार्ड वर्किंग वर्कर इन द फैक्ट्री हैव बीन प्रोमोटेड इन द लास्ट 5 ईयर। यहाँ पे बोला हुआ है कि जितने भी हार्ड वर्किंग वर्कर हैं फैक्ट्री में उनको प्रोमोटेड इन द लास्ट 5 ईयर, उनको क्या किया गया है 5 साल, जो आखिरी के 5 साल है उनको प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सम वर्कर्स हु वर प्रमोटेड इन द लास्ट 5 ईयर आर हार्ड वर्किंग, मतलब बात बिल्कुल ठीक है। जो आखिरी 5 सालों में जो भी यहाँ पे प्रमोशन हुआ है वो वर्कर कैसे थे, वो हार्ड वर्किंग थे कुछ, ठीक है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि जितने भी हार्ड वर्किंग थे ऑल हार्ड वर्किंग जो है उनको प्रमोट किया गया, मतलब यहाँ पे ये चीज तर्क निकल रहा है। देयर आर नो वर्कर इन द फैक्ट्री हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्किंग है तभी उनको प्रमोशन मिला है। हार्ड वर्किंग इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन। अब ऐसा तो नहीं बोला कि यहाँ पे ओनली हार्ड वर्किंग वर्कर मतलब वो क्राइटेरिया है, तो उसकी कोई जिक्र नहीं है। अगर किसी का कोई जिक्र नहीं है इन्फॉर्मेशन अधूरी, और इन्फॉर्मेशन अधूरी तो उसका आंसर क्या होगा कुछ नहीं पता। आफ्टर प्रमोशन सम वर्कर, इसकी तो कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपसे पूछा है कि भाई बॉक्साइट का क्या है, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ,
तो और क्या होता है, और क्या होता है कि जो आपको नेचुरली मिलता है, क्या मिलता है, जो आपको नेचुरली मिलेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इस नेचुरल से क्या करोगे, आप इस और से क्या करोगे, आप अपने एलिमेंट को या मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पूछा बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का और क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। बॉक्साइट का और क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। और कभी कभी आपसे इस बॉक्साइट का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, मतलब केमिकल फॉर्मूला। तो होता है इसका Al2O3.3H2O। आपको ध्यान रखना है। अब आपसे अगर पूछता है भी आयरन का बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन का भी लिख लेते हैं, कभी आपसे आयरन का पूछ ले। तो आयरन के जो आपके पास जो ओर होता है, ठीक है, आपने सुना होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट। और आपने एक और सुना हुआ है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ये क्या है, इसके ओर है। ठीक है, सिल्वर का, सिल्वर का आपने सुना होगा सिल्वेंटाइट, सिल्वेंटाइट, सिल्वेन सिल्वेनाइट। ठीक है, सिल्वेनाइट या अर्जेंटाइट भी आपने सुना होगा। जिंक का आपने सुना होगा जिंक प्लेन। ठीक है, लेड का आपने सुना होगा गैलिना। ठीक, और उसी तरीके से कोबाल्ट का आपने सुना होगा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट का होता है आपके पास कोबाल्टाइट, कोबाल्टाइट। ठीक है, स्पेलिंग ये। चलो मैग्नीशियम का हो गया डोलोमाइट, है ना, मैग्नीशियम का आपसे पूछता है तो आप क्या लिखोगे, डोलोमाइट। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलो कॉपर का क्या होता है, कॉपर का क्यूप्राइट। तो ये कुछ और हैं जो मैंने लिख दिए हैं, अगर आपसे आगे इन फ्यूचर पूछता है तो आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री इट्स वॉल्यूम। तो क्या होता है, देखो वाटर एक खास प्रॉपर्टी शो करता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक। आपने एक बात सुनी होगी कि वाटर है मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपने सुना है कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और जब किसी चीज की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो उस टाइम पर जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, उस टाइम पर मिनिमम होगा। ये तो आप लोग समझते हो कैसे। मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये तो लिखते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है तो उस केस में वॉल्यूम और डेंसिटी क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होती है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। ये बात हमें समझ में आ रही है। तो वाटर को आप क्या करते हो, डेंसिटी अगर मैक्सिमम है, ठीक है, और वॉल्यूम मिनिमम है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपके पास कम होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो जो डेंसिटी होगी, ठीक है, जो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे उसके वॉल्यूम के लिए पूछा हुआ है, वॉल्यूम का पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, वॉल्यूम होगा आपका डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। डिक्रीज होते 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 4 डिग्री सेल्सियस में पहुंचकर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ओनली इंक्रीज, डिक्रीज टिल एंड देन इंक्रीज। हाँ, ये होगा इसका आंसर। वॉल्यूम इसका क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है आपका इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, चलो। और डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी फिर आपकी डिक्रीज करने लगती है और वॉल्यूम क्या होता है आपके पास बढ़ने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज इन ह्यूमन इज। तो आपने एक ऐड सुना होगा, ठीक है, फंगल डिसीज। तो फंगस की वजह से जो डिसीज होती है वो क्या होती है, फंगाई भी डिसीज करती है। तो देखो इसमें क्या है, कॉलरा। कॉलरा कैसी डिसीज है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। कैसी डिसीज है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, टाइफॉइड, टाइफॉइड भी क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। ठीक है, और प्लेग क्या है, प्लेग भी क्या है, बैक्टीरिया की वजह से ही होती है।
तो मतलब क्या है, ये चारों अगर बैक्टीरियल डिसीज है तो एक ही बची मेरे पास, वो क्या है, रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म क्या है, एक आपके पास फंगस काइंड की डिसीज है, फंगल है ना, फंगल डिसीज है। और क्या क्या डिसीजेज आपसे पूछी जा सकती हैं जो कॉमन होती हैं, तो आप देख सकते हो जैसे अस्थमा है, ठीक है, तो अस्थमा भी क्या है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, फंगस डिसीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ पर्सन विद वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। भाई विटामिन बी वन से कौन सी डिजीज होती है, तो विटामिन बी वन से डिसीज कौन सी होती है, बेरी बेरी होती है, ये तो आप लोग जानते हो। स्कर्वी किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। रिकेट्स किसकी वजह से होती है, विटामिन डी की वजह से कमी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन, बोलो, ए की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर विटामिन के की वजह से, कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिसीज होती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा खून का थक्का होता है, मतलब जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो सही से नहीं हो पाती है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका कि विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम ध्यान रखिएगा, केमिकल नेम, तो केमिकल नेम पूछ लेता है आपसे, थाइमाइन, ठीक है, थाइमाइन। सिमिलरली विटामिन ए का पूछ लेता है, तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अब आपसे अगर पूछता है यहाँ पे विटामिन डी का केमिकल नेम, तो कैल्सीफ्रॉल, कैल्सीफ्रॉल। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और क्या विटामिन है आपके पास जो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, आपने विटामिन डी हो गया, ई हो गया, विटामिन ई, तो विटामिन ई का भी सुन लीजिए। विटामिन ई का जो होता है वो होता है टोकोफ्रॉल, टोकोफ्रॉल, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेस फर्टिलिटी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड किसका केमिकल नेम है, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन बी 9 ऑप्शन में हो या फिर बी 11 ऑप्शन में हो, इनका दोनों का जो केमिकल नेम होता है वो फॉलिक एसिड होता है, क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे बनते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं विटामिन से, तो मैंने यहाँ पे सभी कवर करा दिए हैं, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आइए बताएं इसका आंसर। इन विच लैंग्वेज वॉज मोहनदास करमचंद गांधी बुक हिंद स्वराज ओरिजिनली रिटन। भाई गांधी जी को कौन सी भाषा आती थी, मतलब उस टाइम पर जब लिखी गई थी तो उन्होंने ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी थी, हिंदी में वो लिखते नहीं थे, आ गया या हिंदी में वो लिखेंगे नहीं, उर्दू नहीं, इंग्लिश में लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखी थी, किस में लिखी थी, गुजराती में लिखी थी, किस में लिखी थी, गुजराती में लिखी थी। एक इनकी और बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, एक बुक इनके द्वारा, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक हरिजन, ठीक है, इन्होंने हरिजन की, जब ये जेल से निकले थे 1932 के बाद में, ठीक है, जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी, जब ये जेल से रिहा हुए थे, तो उन्होंने क्या किया था, पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ दी थी, त्याग दी थी, और ये क्या बन गए थे, टोटली ये हरिजन के लिए, मतलब इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी थी, और उन्होंने सोसाइटी भी बनाई थी। तो देखो क्वेश्चन यहीं पे पूछा हुआ है, आपको मैच करना है, और ऑप्शन आपके पास ये है कि इसमें से बताना है कि कौन से मैचिंग सही है आपको जो लग रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, आप देख लो कि महात्मा गांधी जी, मैंने अभी बताया कि इन्होंने टोटल जो है हरिजन लोगों के लिए क्या किया, जो पूरी अपनी वो कर दी, और उन्होंने यहाँ पे जो बुक या न्यूज़पेपर था हरिजन था। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इनके बारे में अगर बात करते हैं तो इनके बारे में जो बात पॉपुलर है, ये क्या है, मुस्लिम रिफॉर्मर थे, ठीक है, मुस्लिम रिफॉर्मर थे। और इनकी जो बुक है वो है यहाँ पे तहजीब उल अखलाक। फिर क्या है, विष्णु कृष्णा चिपलूकर, इनके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन एक और है यहाँ पे सावरकर ब्रदर, ठीक है, इनकी जो बुक का नाम है या फिर जो न्यूज़पेपर है वो क्या है इनका, मित्र मेला। और विष्णु कृष्णा चिपलूकर का ये है आपके पास, इनकी यही है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भाई एक टेम्पल है आपका, स्टैटिक जीके का पोर्शन हम लोग बोल सकते हैं। ये कहां पर है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये कहां पर है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस डायनेस्टी द्वारा बनाया गया और किस राजा ने बनाया गया। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो पहली बात तो ये आपको जानना है कि ये तमिलनाडु में है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा थंजावुर, तो थंजावुर में है। और ये किस लिए बनाया है? शिव जी के लिए डेडिकेटेड है, शिव जी के लिए डिवोटेड है, ठीक है, लॉर्ड शिवा के लिए डिवोटेड है। अब किस डायनेस्टी ने बनाया है? ये चोला डायनेस्टी में बना हुआ है। राजा का नाम क्या है? राजा राजा चोला, राजा राजा चोला, ठीक है। आपसे पूछता है कि किस स्टाइल में बनाया, मतलब आर्किटेक्चर क्या है इसका, तो द्रविडियन स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे पड़ेगा आपका? एमपी, महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा कहाँ पर है? सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एमपी। मध्य प्रदेश में क्या है आपके? खजुराहो टेम्पल है। और जो महाराष्ट्र में क्या है? अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लेता है। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है यहाँ पे ट्रॉफी से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो ये रानी झांसी ट्रॉफी है, ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये रानी झांसी जो ट्रॉफी दिख रही है क्रिकेट से एसोसिएटेड है, क्रिकेट से। और कोई जो आपसे पूछ सकता है, देखो एक एक ट्रॉफी होती है एशेज कप होती है, ये किसके बीच में होती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है एशेज कप, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक होती है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये भी किसकी है? ये भी आपके पास क्रिकेट से रिलेट करती है। और क्रिकेट से क्या पूछ सकता है? सी के नायडू ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, ये भी क्या है आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है आपसे? दुलीप ट्रॉफी, रणजी वणजी तो सब आप लोग जानते हो कि रणजी ट्रॉफी भी क्या आती है? क्रिकेट पे ही आती है। उसके बाद एक और ट्रॉफी आती है विजय हरारे, तो विजय हजारे, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये भी क्या है? सब ये क्रिकेट से रिलेट करती है सारी की सारी। अच्छा, फुटबॉल की एक बहुत ही फेमस है, वो है क्या है? संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी अगर आपसे पूछता है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? फुटबॉल हो जाएगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, पूछ लिया करता था अक्सर, ठीक है, इसके बारे में, संतोष ट्रॉफी के बारे में, ठीक। कलिंगा कप, कलिंगा कप, चलो, ये कलिंगा कप की बात कर रहा था मैं, कलिंगा कप, ये भी क्या है आपके पास? फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो ये कुछ ट्रॉफीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। बैडमिंटन की तो आई थिंक हमने कल भी बात करी थी कुछ। और क्या है यहाँ पे? हॉकी है, तो हॉकी से आप देख सकते हैं, हॉकी भी इंपॉर्टेंट है भी हमारे लिए। जैसे आगा खान कप हो गया, आगा खान कप हो गया। और सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास? हॉकी से रिलेट करता है, ठीक है। ध्यानचंद ट्रॉफी, तो ये तो मेजर ध्यानचंद के ऊपर ही आ गई है, ठीक है। तो चलो ये कुछ क्या है आपके पास जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है मैंने बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक पर्सनैलिटी नजर आ रही है और आपसे पूछा हुआ है कि ये जो पर्सनैलिटी है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। ये पर्सनैलिटी किससे बिलोंग करती है? तो ये करती है शूटिंग से। तो ये क्या है? शूटर है, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। हालांकि ओलंपिक में कोई गोल्ड नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये है कि इन्होंने अदर्स लेवल पे बहुत सारे गोल्ड जीते हैं और ये करंट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन दिसंबर 2021 which of the following has been recognized under 1971 रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे बताना है कि कौन किसको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, यूपी में एक जिला है बिजनौर, वहां का है ये। इसको क्या किया गया है? अभी रिकॉग्नाइज किया गया है दिसंबर में, ठीक है। फरवरी में भी क्या रिकॉग्नाइज किए गए हैं, 2 वेटलैंड और जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी आगे हमारे पास आता है एंटोनिम सिनोनिम्स का। पहले हम लोग एंटोनिम की बात कर लेते हैं, फटाफट करेंगे। तो पहला क्या आ रहा है? डिबॉचरी, है ना, डिबॉचरी। तो डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? डिबॉचरी देखो एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या होता है
कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो शारीरिक सुख की बात करता है, क्या करता है, शारीरिक सुख जो होता है या फिर यौन सुख की बात करता है, वो पर्सन कौन कहलाता है, डिबॉचरी कहलाता है। तो इसका अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट क्या होगा, आपने सुना है वर्च्यू, वर्च्यू, तो वर्च्यू क्या है, इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है, तो वर्च्यू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास, और क्या वर्ड है, इमोरलिटी। तो इमोरलिटी क्या हो गया, जिसमें क्या है, मोरलिटी की कमी है, मतलब नैतिकता की कमी है, अनैतिकता हो जाएगा, तो ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है। उसके बाद देखो इनिक्विटी, है ना, इनिक्विटी का मतलब क्या होता है, वही है, मतलब क्या है कि अनैतिक, है ना, इमोरल है कोई पर्सन, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद देखो लिबर्टिज्म, तो लिबर्टिज्म की बात करते हैं कि मतलब बेसिकली ये भी क्या है, वही पर्सन है जो मॉरल नहीं है, और बेसिकली क्या है, जो उसका रिलेशनशिप होती है दूसरों से, वो कैसी टाइप की होती है, वो सेक्सुअल टाइप की होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, और हमारे पास जो इसका पूछा क्या था, हमसे पूछा था इसका अपोजिट, तो वो क्या होता है, वर्च्यू होता है। तो वर्च्यू क्या है, बेसिकली मतलब बोलते हैं ना कि मतलब बहुत ही क्या है, उसमें एक्सीलेंस है, मेरिट वाला है, वैल्यू वाला बंदा है, तो वो क्या है यहाँ पे वर्च्यू है, ठीक है। और ये क्या है, डिबॉचरी, मैंने आपको बताया कि जो क्या है, सुख की, है ना, सेक्सुअल सुख की बात करने की वहां पे बात करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लीसिट करना, किसी चीज को भी इम्प्लीसिट करना, ठीक है। अब इम्प्लीसिट की यहाँ पे बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप मतलब समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या होता है, मतलब एक तरीके से आप डायरेक्टली ना बोल के उसको, आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो, लेकिन ये होता है कि जिसको भी आप ये बात बता रहे हो, वो क्या होती है, उसके अंदर वो लोग समझ जाते हैं, इसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट, मतलब अनस्पोकन, आपने कोई बात समझाने की कोशिश करी और अगला बंदा समझ गया, मतलब आपने बात बोली भी नहीं, और एक तरीके से क्या हो गया, वो बात समझ में भी आ गई, तो वो क्या है, इम्प्लिसिट कहलाता है। तो इनडायरेक्ट वे भी क्या है, एक तरीके से इसी का ही मेथड है, कह सकता हूँ इनडायरेक्ट वे, मतलब क्या है कि आपने कोई बात ऐसी जनरल बोली, लेकिन सामने वाला पर्सन समझ गया कि अच्छा आप उसके बारे में, उस कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हो, मतलब ये हो कि एक तरीके से इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या है, इसका सिनोनिम है। फिर देखो आप इम्प्लाइड, ठीक है, इम्प्लाइड का भी मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो कि मतलब एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या है कि वही चीज है कि आप डायरेक्ट ना बोल रहे हो उस चीज को, ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं बता रहे हो उस चीज को, इनडायरेक्ट वे में आप समझाने की कोशिश करो, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। अब स्पेसिफिक बात करते हैं ना, कि स्पेसिफिक बात करो, टू द पॉइंट बात करो, तो वो क्या है, स्पेसिफिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो वर्ड आता है हमारे पास में, वो आता है वेजरेंट। वेजरेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वेजरेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले, ठीक है, वैगरेंट है ना, वैगरेंट है, ये क्या है, शब्द है वैगरेंट। और वैगरेंट मतलब कह सकते हैं, चलो देखते हैं हमारे पास, मतलब क्या है कि उसका कोई घरबार नहीं है, ठीक है, घरबार नहीं है, मतलब वो घूमता फिरता रहता है, मतलब उसका कोई एक अपना खुद का घर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, वैगरेंट, मतलब कोई चीज क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है, वेंडर कर रहा है, उसको वैगरेंट बोलते हैं। चलो ये बात हमें समझ में आती है। देखो रोमिंग भी क्या है, रोमिंग का मतलब भी क्या होता है, एक जगह से आप दूसरी जगह जब घूम रहे हो, तो वो क्या हो गया, रोमिंग हो गया। इटिरेंट भी क्या होता है, यही चीज होती है कि एक जगह से दूसरी जगह भटकना होता है। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव का मतलब भी क्या होता है, ये भी सेम ही चीज होती है, जो क्या होता है, मतलब जो जेल से भागा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, जो जेल से भागा हुआ व्यक्ति है उसको फ्यूजिटिव बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो इसका आंसर क्या है, इमोबाइल। तो इमोबाइल का मतलब क्या हुआ, जो पर्सन क्या हो सकता है, मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, मतलब मोशनलेस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आते हैं, वो आते हैं यहाँ पे सिनोनिम। तो यहाँ पे सिनोनिम की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डुबिशियस आता है। तो डुबिशियस देखो सिंपल सा एक वर्ड है, मतलब क्या है कि कोई हमेशा कोई डाउटफुल है, मतलब क्या है कि आप क्लियर नहीं हो, उस पर सर्टेन नहीं हो, है ना, अगर सर्टेन नहीं हो तो मतलब आप डाउट में हो, और डाउट का मतलब क्या हो गया, आप डाउटफुल हो उस चीज के लिए, बस इसका आंसर सिंपल खत्म हो गया। एश्योर्ड आप लोग जानते हो, कन्विंस्ड आप जानते हो, सर्टेन आप जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है, सिनोनिम पूछा हुआ है, वो है कैपेबल। तो कैपेबल मतलब क्या है, भी इसकी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं। इनेप्ट, इनेप्ट क्या होता है, भी जो सक्षम नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी स्किल वगैरह नहीं होती, तो वो इनेप्ट हो गया, मतलब ये इसका अपोजिट हो गया। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून में भी क्या है, मतलब जो फॉर्च्यून बोलते हैं ना, एक तरीके से बाय लक, लक बाय चांस, है ना, वो क्या है, फॉर्च्यून है। टेंडर, टेंडर तो क्या होता है, एक ऑफिशियल क्या होती है, मतलब फॉर्मली कह सकते हैं आप, जैसे टेंडर निकलता है ना, तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। और कंपिटेंट, तो कंपिटेंट क्या है, भी वही पर्सन है जो क्या है, किसी चीज को पाने के लिए क्या है, लायक है, कैपेबल है। चलिए
अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनालॉजी। तो एनालॉजी भी एक सिंपल वर्ड है, मतलब इसका तो सिंपल सा होता है, तो आप रीजनिंग में भी करते हो एनालॉजी करने के लिए, सिमिलैरिटी होता है, ठीक है, सिमिलैरिटी होता है, बाकी तो वर्ड और भी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, स्पेल्ड करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो पहला देखते हैं हैरास, और हैरास की इसमें कौन सी स्पेलिंग आपको सही नजर आ रही है। तो जो हैरास की स्पेलिंग होती है HARASS। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी हमें नजर आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो है ज्यूरिडिक्शन। तो ज्यूरिडिक्शन की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो इसमें बताना है आपको क्या सही होगी। तो अगर हम स्पेलिंग देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास, देखो कभी मैं करता हूं तो मैं पहले स्पेलिंग लिख के देख लेता हूँ, फिर मैं बाद में मिलाता हूँ, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होता है अगर देख के आप लिखोगे। तो मैंने लिखी ज्यूरिसडिक्शन, ये मेरे को पता थी तो मैंने ये लिख ली, अब मैं मैच करूंगा तो ये नहीं मिल रही है, ज्यूरी ये भी नहीं मिल रही है, ये भी नहीं मिल रही है, तो एक मिल रही है, वो क्या है, आंसर मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है वेस्टिज। तो वेस्टिज को पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, बिना देखे। ये अब ये वेस्टिज की स्पेलिंग है, अब चेक करते हैं, ये नहीं लिखी हुई, मैंने ये नहीं लिखी, ये भी नहीं लिखी, और ये ही लिखी है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना, जहां पे ये जो अंडरलाइन है उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह वर्ड आपको देखना है। जस्ट व्हेन आई सिट डाउन देन द रॉन्ग बेल, जैसे ही मैं क्या हुआ, बैठा, वैसे ही क्या हुई, बेल जो डोर बेल है वो क्या हो गई, बज गई। अब देखो क्या है, नो सूनर डिड आई, या एज सून एज आई डिड, नहीं ये तो सुना ही नहीं है, तो मतलब गलत है, फॉर्मेशन ही गलत है। हार्डली वेन, हार्डली भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। नो सूनर डिड आई है ना, नो सूनर डिड आई का भी मतलब यही होता है, मतलब क्या है कि नो सूनर डिड आई मतलब जितनी जल्दी मैं बैठा भी नहीं था तभी क्या हो गया ये। और नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, ध्यान रखिएगा, एक फ्रेज है उसमें क्या होता है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगाओगे आप, देन लगाओगे, ठीक है। तो देखो नो सूनर हमने लगाया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई सिट डाउन देन द डोरबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। Astronomers considered the year 2020 to be the eventful in the celestial world until the four eclipse। जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो 2020 ईयर्स को इवेंटफुल समझते हैं, ठीक है, सेलेस्टियल वर्ल्ड में, जब तक क्या है, 4 एक्लिप्स ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रपोजिशन लगा रखा है, वो क्या है, अंटिल, ठीक है, जब तक। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको उसको करेक्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ मतलब कुछ आप खुद पढ़ के देखो, अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो अंटिल द फोर एक्लिप्स मतलब इसका समझ में नहीं आया। तो ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है इसको कंसीडर कर रहे हैं क्या है, इवेंटफुल सेलेस्टियल वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 एक्लिप्स देखे गए हैं, और ये क्या है, यहाँ पे अंटिल लगा रहा है, मतलब जब का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है भी। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि कारण है ना, ये तो कारण की वजह से तो हो रहा है, तो कारण का मतलब क्या होगा, बिकॉज, और बिकॉज ऑफ क्या होगा, जब तक भाई बिकॉज ऑफ इनकी वजह से ही तो क्या हो रहा है, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इसको इवेंटफुल समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी, जो वो पोर्टर है जो मटका बना रहा है वो क्या कर रहा है, पैसे लेने से इनकार कर रहा है। डिनाइड टेकिंग, डिनाइड फ्रॉम टेकिंग, या डिनाइड फॉर टेकिंग, आप बताइए इसमें क्या सही लग रहा है। द पोर्टर डिनाइड टू टेक, नहीं देखो डिनाइड टू क्या है, ग्रामेटिकल ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए द पोर्टर डिनाइड टेकिंग द मनी, पैसा लेने से क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट। आपको ये करना है, यहाँ पे कंप्लीट करने हैं इन सेंटेंस को, तो बताइए। अ डैश मैन इज सर्टेन टू बी प्रोस्पोरस, तो भाई प्रोस्पोरस मतलब फल फूलेगा कौन, ठीक है, जो मेहनत करेगा, वो कौन है, लिथार्जिक क्या होता है, हार गया, थक गया, वो क्या लिथार्जिक है,
ठीक है। इनएक्टिव है वो भी यही है। इंडोलेंट का मतलब क्या है, धीरे धीरे कोई चीज चल रही है। तो डिलीजेंट क्या होता है, मेहनती पर्सन होता है, जो मेहनत करता है। तो जो मेहनत करेगा वही क्या होगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो द डिलीजेंट मैन इज सर्टेन टू बी पोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, फिनिश योर टास्क इन अ डैश मैनर। ठीक है, आपका जो वो टास्क है आपको किस तरीके से खत्म करना है इसको। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, स्विफ्ट। ठीक है, साइलेंट की तरह नहीं, लेजी की तरह भी नहीं, और कॉम्पिटेंट की तरह भी नहीं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही नॉर्मल सा एक वर्ड है, ठीक है। वो क्या है, स्विफ्ट है, मतलब एक आसानी तरीके से। ठीक है, मतलब क्या है कि जल्दी से। स्विफ्ट का मतलब क्या है, जल्दी, तुरंत। ठीक है, तो फिनिश योर टास्क इन अ स्विफ्ट मैनर, मतलब जल्दी से आप इसको कर लो खत्म। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। They have carried 30 rehearsals to ensure that nothing goes wrong at the last moment। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे तो कह सकते हैं एक तरीके से आपको स्पेलिंग सुनी जा रही है, और स्पेलिंग क्या होती है भी, रॉन्ग की मतलब ये होती है गलत। तो ये अगर गलत है तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि भी ये आपके लिए यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए, और मेरी कोशिश है कि भी इसी तरीके का आपको एग्जाम का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है कि एग्जाम का जो पैटर्न है, मतलब कह सकते हैं कि लेवल एक अच्छा खासा बन चुका है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। बाकी मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे ऑनलाइन करा सकें। तो चलिए, इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट आप लोगों की तैयारी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर करें, और आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जिनका भी एग्जाम है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग गाइस।